तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में हम कर रहे हैं सारे फॉर्मूले। सबसे पहले इसकी स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है? एचसी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, एचसी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? वही था जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक क्या नाम है, करंट कैरिंग सर्किट के पास कंपास रखा, तो कंपास की नीडल डिफलेक्ट हो गई, जो कि नॉर्थ साउथ में होनी चाहिए थी, लेकिन नॉर्थ साउथ में नहीं थी, वो इधर उधर हो गई। जब करंट ऑन कर रहे हैं, करंट को हम अगर ऑन ऑफ कर रहे हैं तो वो नीडल बार बार हिल रही है। अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो नीडल भी अलग जगह पे डायरेक्शन हो जाती है उसकी। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन होगा। एचसी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट आता है वहां से। उसके अलावा उसके बाद में हमने पढ़ा था लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए जो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल ये आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो जब। राइट हैंड थंब रूल क्या था कि अगर हम अपने राइट हैंड को ऐसे मोल्ड कर रहे हैं और अगर हमारा ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो हमारी फिंगर्स क्या है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लें, अगर वायर में करंट ऐसे है तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इनवर्ड और यहाँ पे आउटवर्ड हो जाएगी। इनवर्ड के लिए क्रॉस और आउटवर्ड के लिए डॉट यूज करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, सर्कल ऐसे घूम रहा है ना, मैग्नेटिक सर्कल। तो यहाँ से ऐसे बाहर निकल रहा है और वहां से अंदर एंटर कर रहा है। सही है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी ना अराउंड द करंट कैरिंग वायर। क्लियर है? तो पहली चीज हमारे को जो पता होनी चाहिए वो है कि मैग्नेटिक फील्ड वायर प्रोड्यूस करती है और राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। और हमको ये पता कैसे चला था? एचसी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से पता चला था। उसके बाद में आता है बायर्ड-सावर्त लॉ। नेक्स्ट जो हमारे को चैप्टर में पढ़ना है वो है बायर्ड-सावर्त लॉ। बायर्ड-सावर्त लॉ क्या होता है कि अगर कोई वायर है ऐसे, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट हम ले लें डीएल। ठीक है, और इस डीएल से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है थीटा एंगल पे, ये पॉइंट का डिस्टेंस ये है, इसको वेक्टर ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? राइट हैंड थंब रूल की तरफ से इनवर्ट होगी। क्लियर है? तो ये जो dB होगी ये प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगी। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा, मतलब उतनी कम हो जाएगी। dB विल बी प्रोपोर्शनल टू I एंड dl आल्सो। वायर का एलिमेंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, करंट ज्यादा होगा तो फील्ड ज्यादा होगी। तो dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl भी हो गया। और उसके अंदर वेक्टर रिलेशनशिप देखोगे, अगर ये dl ऐसे और ये r है तो आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड अंदर लाने के हमें dl से r की तरफ जाना पड़ रहा है। ये dl है, ये r है, तो हमें ऐसे dl से r की तरफ जाना पड़ रहा है। इसका मतलब फाइनली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है? वेक्टर फॉर्म में I dl क्रॉस r कैप अपॉन r²। क्लियर है? और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो हो जाता है हमारा फ्री स्पेस के लिए हो जाता है μ0/4π I dl क्रॉस r कैप बाय r²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ0/4π I dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r³, या फिर इसको अगर खोल के हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ0 I dl sin थीटा बाय r²। ये मैग्नीट्यूड हो गया। और n कैप, ठीक है, n कैप क्या है? n कैप इज द वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट से करके आएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई बात? नोट करो। अब इसमें देखोगे ये हमने कर लिया। यहाँ पे μ0 याद रहे, μ0/4π की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁷। ये क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर कोई मीडियम हुआ, ठीक है, फॉर एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम, μ0 की जगह क्या आ जाएगा? कोई म्यू आ जाएगा और म्यू जो होगा वो होगा μr इनटू में μ0। ठीक है, μr क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, बट ध्यान रहे कि कुछ क्वेश्चन में कई बार ऐसे आ जाता है कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हमेशा चेंज नहीं होती है हर मीडियम के लिए। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए वो अप्रोक्सीमेटली 1 ही रहेगी। यानी अगर कोई क्वेश्चन आता है भाई एक वायर है, वायर पानी में है और वो जो पॉइंट जहां फील्ड निकाल रहे हैं वो एयर में है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे ज्यादा होगी या क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता हो ध्यान रखना, पानी हो एयर हो, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए μr अप्रोक्सीमेटली 1 ही रहेगा, यानी इसको μ0 डाल लेंगे। वो परमिटिविटी में होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि मीडियम चेंज होते ही फील्ड बहुत ज्यादा चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड इतना तेजी से नहीं बदलती है, बहुत सारे नॉन मैग्नेटिक में सेम ही रहेगी। क्लियर है? इसके बाद में आता है इसकी एप्लीकेशन है पहली
जो डेरिवेशन तुम्हें याद करनी है कि एक सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है, उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, उसको वैसे याद कर लेना है। ये सर्कुलर लूप है हमारा, ये उसका रेडियस r है और ये एक्सियल पॉइंट है x डिस्टेंस पे फ्रॉम दी सेंटर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अलोंग दी एक्सिस ही होगी, अवे, इस तरह से ध्यान रखो, ठीक है। वायर अगर ऐसे है, वायर में करंट ऐसे, तो देख लो करंट ऐसे मतलब फील्ड इस तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है B इक्वल्स टू म्यू नॉट NIR स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला याद रखना अपने को, ठीक है। यहाँ पे B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट परमिटिविटी, n नंबर ऑफ टर्न्स है, I जो है करंट है, r रेडियस है लूप का और x उस पॉइंट का डिस्टेंस है। तो अगर हमको फील्ड सेंटर में निकालनी हो तो सेंटर में फील्ड जो होगी वो कैसे निकालोगे, x को 0 पुट कर दो। जैसे ही x को 0 पुट करोगे सब कट के आंसर क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट होके म्यू नॉट I बाय 2r इनटू में नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाएगा, ठीक है। रेड से नहीं लिख रहा, ब्लैक से लिख देता हूं। फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट I अपॉन में 2r इनटू में n यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स। यानी अगर कहीं पे सर्कुलर लूप ऐसे आता है सपोज करो, ठीक है, और इसका रेडियस r है और उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट I बाय 2r, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, और डायरेक्शन क्या है देखो, ठीक है, करंट ऐसे आ रहा है तो अंदर फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स। ये दिख रहा है ना, करंट ऐसे आ रहा है, तो अगर थंब को आप करंट लोगे तो फील्ड ऐसे है, तो लूप के अंदर में फील्ड क्या है, आउटवर्ड्स है। और ये रूल नहीं है लेकिन एक शॉर्टकट याद रख सकते हो कि सर्कुलर या क्लोज लूप के लिए अंदर में फील्ड ऐसे दिखा सकते हैं, इसको करंट मान लो तो ये फील्ड हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ लूप के अंदर वाले हिस्से के लिए है, ट्रिक या शॉर्टकट है, पर ये कोई रूल नहीं है, रूल यही है, राइट हैंड डाउन, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स, उस हिसाब से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज करंट है तो क्लॉकवाइज मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, म्यू नॉट I बाय 2r अंदर की तरफ, क्लियर है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स का क्या फंडा है, अगर सेमी सर्कल की जगह मतलब सर्कुलर लूप की जगह सेमी सर्कल आ गया सपोज करो ऐसे, ये करंट I है और यहाँ पे फील्ड निकाल रहे हैं, ये रेडियस r है, तो फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट I अपॉन में 2r, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, n/2, हाफ, आधा है ना, तो यहाँ डाल दो, आंसर आ जाएगा म्यू नॉट I बाय 4r, और डायरेक्शन क्या है भी इनटू। इस तरह से अगर क्वाड्रेंट आ जाता है तो कितना पार्ट हुआ, 1/4, n की जगह आ जाएगा 1/4। अगर सपोज करो कोई लूप आ गया 30 डिग्री वाला, तो 30 डिग्री पूरे सर्कल का कितना हिस्सा हुआ, 1/12, 360 को डिवाइड करोगे 1/12, क्लियर है, ये नोट करो, ठीक है। अब नेक्स्ट इस चैप्टर में हमारे को करना, हमने एक्सेल फील कर लिया, बायट सॉर्ट लॉ की एप्लीकेशन होगी, उसके ऊपर के न्यूमेरिकल कर सकते हो तुम, फॉर्मूले देख लो। इस वीडियो में हम बेसिकली सारे फॉर्मूले ब्रश अप करने के लिए कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं चैप्टर का। नेक्स्ट है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि B डॉट dl जो है इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनक्लोज C, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं एक वायर है, उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये वायर है ऐसे, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, तो यहाँ पे एक लूप लिया मैंने C1 और एक लूप लिया ये C2 और एक लूप लिया ये C3, तीनों के लिए B डॉट dl का वैल्यू बताओ कितना होगा, एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं आप। तो अगर मैं C1 पे लगाता हूं B डॉट dl, ठीक है, सर्कल का मतलब टोटल एनक्लोज, C1 में से कितना करंट पास कर रहा है, 2 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 2 इनटू में म्यू नॉट, सही है। C2 के लिए अगर आप देखोगे तो B डॉट dl कितना हो जाएगा, कितना करंट पास कर रहा है, इधर से 2 फिर 2 और फिर 2, टोटल 2 - 2 + 2, अगेन म्यू नॉट इनटू में 2। C3 के लिए अगर हम बात करेंगे तो C3 के लिए B डॉट dl कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इधर से 2 एम्पियर करंट गया और इधर से 2 एम्पियर करंट वापस चला गया, तो नेट करंट जो इनक्लोज हो रहा है वो कितना इनक्लोज हो रहा है, 0, 2 - 2, ठीक है, नेट करंट इनक्लोज इज 0। ये है एम्पियर सर्किटल लॉ का मतलब, क्लियर है, नोट करो इसको।
अब नेक्स्ट है एम्पियर सर्किल लॉ की जो डेरिवेशन है वो ये है कि भाई अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसके लिए एप्लीकेशन होती है, इसकी डेरिवेशन आप कर लेना। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। डेरिवेशन के लिए हम बाद में देख सकते हैं कुछ, फिलहाल अगर देखोगे तो ये अगर सपोज करो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इसका जो रेडियस है वो सपोज करो कैपिटल आर है, ठीक है। जो वायर का रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं हमारे, एक यहाँ पे अंदर, एक सरफेस पे और एक बाहर, ठीक है। ये एक्सिस होगी वायर की। तो यहाँ पे अंदर बी इनसाइड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम सरफेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बी ऑन द सरफेस, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर। और अगर एक आउटसाइड वाला पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब उस पॉइंट का एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है ये, ठीक है। और ये कैपिटल आर था यानी रेडियस, और ये अंदर वाला स्मॉल आर है यानी आर लेस देन आर। तो ये फॉर्मूला है आर लेस देन आर के लिए, या आर इक्वल टू आर के लिए, और ये आर ग्रेटर देन आर के लिए। और इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, इस तरह से और फिर ऐसे। ये कौन सा पॉइंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, और ये पॉइंट जो है वो है आर इक्वल टू आर वाला। अंदर आप देख सकते हो बी क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर है, और यहाँ पे बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। क्लियर है, इसको नोट करो। इस पे देखो हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करो क्वेश्चन ये है, एक वायर है, वायर ऑफ रेडियस आर कैरीज करंट आई, ठीक है। फाइंड फील्ड एट द पॉइंट या एट पॉइंट्स r by 2 from surface, ठीक है, inside the wire and outside the wire। यानी एक पॉइंट जो है वो वायर के अंदर है, सरफेस से r by 2 यानी सेंटर से r by 2 पे, और दूसरा पॉइंट सरफेस के बाहर है r by 2 पे यानी सेंटर से r plus r by 2 3r by 2। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो? ये वायर है, ये उसका एक्सेस हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे है, बाहर से r by 2 यानी सेंटर से भी r by 2 पे, और एक पॉइंट यहाँ पे है, सरफेस से r by 2 और सेंटर से r हो गया, तो टोटल हो गया 3r by 2। तो यहाँ पे फील्ड कितना हो जाएगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला। और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला आउटसाइड वाला यूज करो, आंसर बताओ। ठीक है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे b इक्वल्स टू r by 2 पे ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, लेस देन r वाला। तो म्यू नॉट i इनटू में r by 2 अपॉन में 2 पाई r स्क्वायर, ये कट जाएगा, म्यू नॉट i by 4 पाई r आंसर आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं आउटसाइड वाले में, तो म्यू नॉट i इनटू में 3r by 2, नहीं इसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाला r ग्रेटर देन r वाला, म्यू नॉट i अपॉन में 2 पाई इनटू में 3r by 2, ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट i by 3 पाई r। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नोट करो इसको। नेक्स्ट है जो फॉर्मूला हमारे को पता होना चाहिए, तो ये होता है सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो होगी म्यू नॉट एन आई। स्मॉल एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको हम ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट एन बाय एल इनटू आई। ठीक है, टॉरॉइड के लिए भी ये फॉर्मूला लगता है। इसके बाद में जो हमारे को पता होना चाहिए वो है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कह रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट स्मॉल m से नोट कर रहे हैं, m होता है n i a, वेक्टर क्वांटिटी होती है, a जो है वो एरिया है, और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन वही होती है नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी। क्लियर है?
तो यहाँ पे m देख सकते हो, m जो है वो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है और a एरिया है। एक क्वेश्चन देगा उससे आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। सपोज करो ऐसे ही एक्सिस है, ये x है, ये y है, ये z एक्सिस है और यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। करंट इसमें फ्लो कर रहा है ऐसे, I करंट फ्लो कर रहा है और इसकी ये चीज साइड जो लेंथ L है और ये साइड जो है वो भी है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? और सिंगल लूप है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। आंसर बताओ। तो m की वैल्यू क्या होगी? m होगा नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट I हो गया, एरिया जो L इंटू बी हो गया। लेकिन हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी। अब एरिया वेक्टर यानी नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, यानी इसका जो एरिया लूप का वो ऐसा है, किसमें लाई कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में ऐसे है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? z एक्सिस पे, या तो पॉजिटिव z या नेगेटिव z। पॉजिटिव नेगेटिव का वो डिसीजन हम कैसे लेंगे? राइट हैंड थंब रूल। इस दो फिंगर्स को करंट मान लो, करंट ऐसे है तो यानी अंदर की तरफ है, मतलब माइनस k कैप z एक्सिस इसलिए। तो फाइनली आंसर क्या हो गया? ILB माइनस k कैप। सही है, दिस इज योर आंसर। इसको नोट करो बेटा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस करा? अभी तक हमने डिस्कस करा सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर क्या होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन क्या होता है फॉर एलिमेंट ऑफ वायर बाय एर्ट्स लॉ, फिर उसकी एप्लीकेशन सर्कुलर लूप पे, फिर फील्ड एट सेंटर। उसके बाद में हमने एम्पियर सर्किट लॉ किया। एम्पियर सर्किट लॉ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, जो आपके सीबीएसई में फाइनाइट वायर के लिए नहीं है, ठीक है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए। तो तुम्हारे सीबीएसई में कुछ भी क्वेश्चन आए तो समझ जाना भैया लॉन्ग स्ट्रेट वायर की बात हो रही है। उसमें बस ध्यान रखना पॉइंट अंदर, बाहर और सरफेस पे, 3 जगह पे फील्ड हम निकाल सकते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किया हमने, सोलेनॉइड की फील्ड है, उसकी डेरिवेशन नहीं है पर कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ की तरह ही समझने के लिए। नेक्स्ट अब आता है, अभी तक हमने पढ़ा कि फील्ड क्या होती है, ठीक है, फील्ड के बारे में निकाल लिया। अब हम करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन से शुरू करेंगे हम। सबसे पहले लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन, सही है। लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन क्या है कि कोई भी जो हमारी चार्ज होता है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है तो उसमें फोर्स जो लगेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इक्वेशन क्या होगी? F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, क्लियर है, प्लस Q E। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए। फिलहाल हम सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम खाली इसकी बात करेंगे। तो हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितनी है? Q V क्रॉस B, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर सिंपल है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स किसके अलॉन्ग होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी के अलॉन्ग ही फोर्स लगेगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स जो है हमारी वो उल्टा लग जाएगी। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो है वो थोड़ी अलग है, इट इज Q V क्रॉस B। की इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फोर्स होगी वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगी, अगर V पैरेलल टू B है तो भी मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज QVB sin थीटा n कैप, सही है। अब ये n कैप क्या है? फोर्स की डायरेक्शन। कौन बताएगा? ये वाला रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें ये क्या होता था? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? प्लस ये ध्यान रहे कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्ज की काइनेटिक एनर्जी को या स्पीड को चेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी लेकिन स्पीड को कभी भी चेंज नहीं कर पाएगी, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? तो F इक्वल टू हो गया QVB sin थीटा। F 0 कब हो सकता है भाई? F 0 हो सकता है अगर V 0 है या V पैरेलल टू B है या थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री है। इन एनी केस मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अच्छा, फोर्स और करंट कैरिंग वायर क्या होती है? F इक्वल टू होता है I dl क्रॉस B, ठीक है। इसकी डेरिवेशन भी होती है, बट फिलहाल हम फॉर्मूला कर रहे हैं तो पहले फॉर्मूला समझ लो। I dl क्रॉस B
या फिर सिंपली ILB sin थीटा n कैप फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला जो होगा, या ये कह सकते हो dF/dL जो होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ वो होगा IB sin थीटा n कैप। और ध्यान रहे sin थीटा किसके बीच में एंगल है, sin थीटा एंगल है लेंथ ऑफ द वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। हम करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, फिर भी हम करंट की डायरेक्शन को डायरेक्शन बोल देंगे, लेकिन एक्चुअली हम उस पॉइंट पे वायर की ओरिएंटेशन ले रहे होते हैं कि वायर किस तरह है, जिस तरह वायर है वही हमारी करंट की डायरेक्शन मान लेंगे जिस हिसाब से भी है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? इसको नोट करो पहले। तो अब हम बात करेंगे पहला केस जो आता है तुम्हारे उस पे कि जब चार्ज होता है, मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, क्या क्या केस हो सकते हैं। पहला केस कि V इज पैरेलल टू B, ठीक है, ऐसा देख सकते हो कि अगर ये ऐसे बना रहे हैं हम, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज भी इसी तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, तो क्या होगा, V पैरेलल टू B हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, 0। देयरफॉर द चार्ज विल ट्रैवल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। और ध्यान रहे यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा चार्ज के ऊपर अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव है जो भी उस तरह से। केस 2 आता है V is perpendicular to B, तो V is perpendicular to B यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, QVB sin 90 या फिर QVB, फोर्स मैक्सिमम है। अब यहाँ पे हमें पता है, मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वर्क डन 0 होता है, यानी वो कभी भी स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर पाएगी, तो वो करेगी क्या, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी और वो हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट करेगी। तो एक ऐसी फोर्स जो हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऐसी फोर्स जो हमेशा परपेंडिकुलर है क्या करती है, पार्टिकल को हमेशा सर्कुलर पाथ में ही घुमाती है। तो यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन थोड़ी हम घुमा के चेंज कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं मैं आउटवर्ड्स, ठीक है। जैसे अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई आउटवर्ड्स और चार्ज अगर ऐसे एंटर करेगा, या इनवर्ड्स ले लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है इनवर्ड्स है, ठीक है, और एक चार्ज परपेंडिकुलरली एंटर करता है ऐसे v वेलोसिटी से, तो क्या होगा, अब अगर आप देखोगे चार्ज ऐसे है, फील्ड ऐसे है, चार्ज ऐसे एंटर कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी, अंदर की तरफ, तो इस पे फोर्स अंदर की तरफ लगेगी तो क्या होगा, ये मुड़ के यहाँ आ जाएगा, फिर अंदर की तरफ लगेगी तो क्या होगा, ये मुड़ के यहाँ आ जाएगा, फिर अंदर की तरफ एक्ट करेगी तो क्या आ जाएगा, मुड़ के यहाँ आ जाएगा। तो एक्चुअली क्या होगा, चार्ज विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। समझ में आ गई बात, डायरेक्शन कैसे लग रही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज ऐसे जा रहा है तो फोर्स अंदर लगेगी, फिर चार्ज ऐसे जा रहा है तो फोर्स नीचे लगेगी, फिर चार्ज नीचे जा रहा है तो फोर्स इधर लगेगी, ऐसे। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूअसली फोर्स लगती रहेगी परपेंडिकुलरली और चार्ज सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। क्लियर है, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली परपेंडिकुलर है हर टाइम, और चार्ज फील्ड के अंदर है तो इसलिए वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। अब आती है बात असली समझने वाली, सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो पहली इक्वेशन क्या हुई कि भैया सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू QVB, सही है। अब इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। पहला चीज एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, पहली चीज है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, mv²/r इक्वल टू क्या है, QVB के बराबर, v से v कट गए, v/r क्या आ गया, QV/m, ये क्या हो गया, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सही है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ω/2π, वो कितनी हो जाएगी, ω/QB अपॉन में 2πm, नोट करो बेटा इसको, ठीक है। अरे यार ब्लैक वाला मार्कर की तरह, ये मैं ब्लैक से लिख देता हूँ मोड़ा, न्यू इक्वल्स टू ω/2π, यानी ओमेगा QB अपॉन में 2πm, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। और अगर फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड होता है इसी का उल्टा 2πm/QB। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे जो नोट करने वाला है कि आपका फ्रीक्वेंसी या आपका टाइम पीरियड वेलोसिटी या रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अगर चार्ज स्पीड्स की, चार्ज का रेडियस हम बढ़ाते हैं, पहले वो इतने छोटे सर्कल में घूम रहा था, बड़े सर्कल में घूम रहा है, फील्ड विड्थ सब सेम है,
तो टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, टाइम पीरियड के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, नोट करो इसको। हाँ भाई, तो ये केस हो गया पहला जीरो वाला और परपेंडिकुलर वाला। अब हम कर रहे हैं तीसरा केस, केस नंबर 3। अगर V मेक्स एन एंगल थीटा विद B, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, इस तरफ, ठीक है, ध्यान से सुनो, पुलिस आगे की प्रॉब्लम लगेगा। ये चार्ज अगर ऐसे एंटर करता है v वेलोसिटी से, मेकिंग एन एंगल थीटा विद b, तो क्या होगा, हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बांट सकते हैं, एक वो जो v मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और एक वो जो पैरेलल है। पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है, तो v sin थीटा की वजह से चार्ज विल ट्राई टू मूव इन सर्कुलर पाथ, इसकी वजह से इट विल टेंड टू मूव इन स्ट्रेट लाइन, और वो अल्टीमेटली ऐसे मूव करेगा। क्लियर है? अबे अंदर डेरिवेशन करने लग गए सीधा, यहाँ पे फॉर्मूला देख लो। तो यहाँ पे जो है आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो होगी QVB sin थीटा, या फिर हो जाएगा QV परपेंडिकुलर इनटू B। और तुम्हारा जो ये है, इसको बोलते हैं पिच, डेल्टा x। ये क्या है, पिच, कि चार्ज ऐसे गोल गोल घूमता हुआ जा रहा है, तो लीनियर कितना ट्रैवल किया उसने। तो पिच कैसे निकालेंगे हम, पिच का सिंपल सा फॉर्मूला भाई, गोल घूमने में कितना टाइम लगेगा उसको, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम वेलोसिटी का मैंने बताया था, तो कितना हो जाएगा 2πm by qb, यही था। और लीनियर स्पीड क्या है, v cos थीटा, तो ये हो गया पिच का फॉर्मूला, याद रहेगा, इसको नोट करो। क्लियर है? और पिछले वाले में जो चीजें थी वो फिर से देख लो। पहला क्या था, mv² r = qvb, ठीक है। दूसरा आ गया था ओमेगा जो होता है वो होता है qb/m। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हो गई qb/2πm। नेक्स्ट टाइम पीरियड हो गया 2πm/qb, उसका ही उल्टा कर दिया हमने। उसके बाद अगेन एक और चीज देखो, mv² r = qvb, ठीक है। v से भी काट देंगे तो मोमेंटम क्या आ जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा qbr, और काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m, उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी q² b² r²/2m। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और उसमें याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार कि अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है और वो सब है, ठीक है, कि दो, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, तो उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा वगैरह वगैरह, वो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और ये ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, अगर प्रोटॉन ये है, प्रोटॉन का मास m है और चार्ज e है प्रोटॉन का, तो अल्फा के साथ क्या होता है, अल्फा होता है उसका मास 4 गुना और मास और चार्ज 2 टाइम्स होता है। अगर ड्यूट्रॉन है d, तो अगेन उसका मास 2 टाइम्स होता है लेकिन चार्ज वही होता है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में काम आएगा तुमको, ठीक है, नोट करो इसको।